हेलो एवरीवन, ये है जीएफआर वाले वीडियो का पार्ट 2। अभी तक हमने जीएफआर में डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ जीएफआर कि जो जीएफआर होता है इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो जो जीएफआर है उसको हम मेजर करते हैं थ्रू क्लियरेंस। अब जो क्लियरेंस है ना उसको डिटेल में तो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि क्लियरेंस होता क्या है। तो बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट इज कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज क्लियरेंस पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाता है हमारा क्लियरेंस। अब इसकी डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज करते हैं ब्लड के अंदर कोई सब्सटेंस है एक्स, इसको हमने नाम दिया एक्स सब्सटेंस है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब जो किडनीज है ना इस एक्स को फिल्टर करना चाहेगी, तो पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इस एक्स सब्सटेंस से कंप्लीटली फिल्टर हो जाता है, मतलब उस प्लाज्मा से एक्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस। कि जैसे हमने माना था कि ब्लड के अंदर एक्स सब्सटेंस है, तो मानते हैं 10 मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इस एक्स सब्सटेंस से कंप्लीटली फ्री हो गया, कंप्लीटली फिल्टर्ड हो गया। तो जो ये 2 लीटर होगा ना पर यूनिट 10 मिनट्स, यही हो जाएगा हमारा क्लियरेंस। अब कैलकुलेशन के लिए इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 लीटर्स अपॉन, अब ये एमएल में होगा तो 2000 अपॉन 10 इंटू 60 तो 600, तो ये 20/6 3.33 ये होगा हमारा क्लियरेंस इस एक्स सब्सटेंस के लिए। तो बेसिक चीज़ यही है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट इज कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्लियरेंस। अब जीएफआर मेजर करने का ना बेस्ट तरीका है इनुलिन क्लियरेंस। इनुलिन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर, और इसकी खासियत ये है कि ये मेटाबोलाइज नहीं होता, रीएब्जॉर्ब नहीं होता और सिक्रीट भी नहीं होता। तो जितना ब्लड के अंदर ये हम इंजेक्ट करेंगे उतना का उतना ही ये यूरिन के अंदर निकल जाएगा, हमको यूरिन के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ इनुलिन मिल जाएगा। तो इससे हम इजीली जो जीएफआर है उसको मेजर कर सकते हैं, और इसी वजह से ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग जीएफआर। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जीएफआर क्या है, तो वो क्लियरेंस के ही सिमिलर है। तो अगर हम इनुलिन का क्लियरेंस निकाल देते हैं ना तो वो इक्वल होगा जीएफआर के। तो यहाँ पे इसका प्रोसीजर कि पहले हम इंट्रावीनसली इनुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं, एक स्टेडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करते हैं और यूरिन सैंपल को कलेक्ट करते हैं ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और साथ में उसके प्लाज्मा सैंपल्स भी लेते हैं, जिससे कि हम उसके जो क्लियरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जो उसका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन वैसे तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो है U/V/P, जहाँ पे U क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन इन यूरिन, V है यूरिन फ्लो रेट, और P है कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन इन प्लाज्मा। अब इसका प्रोसीजर अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि हमने पहले इसको बाहर से इंजेक्ट किया, फिर उसका स्टडी स्टेट अचीव हुआ, और उसके बाद हमने ओवर टाइम अलग अलग यूरिन के सैंपल कलेक्ट किए। अब तो ये प्रोसीजर है तो गोल्ड स्टैंडर्ड, इससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट जीएफआर पता चलेगा, लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड तो है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्रिएटिन क्लियरेंस। जो क्रिएटिनिन है ना वो नेचुरली ब्लड के अंदर मिलने वाला एक सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है, और ये क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है। और जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, मोर प्रैक्टिकल फॉर रूटीन क्लिनिकल यूज़ दैन इनुलिन क्लियरेंस। भले ही इसका डेटा ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही फास्ट होने वाला प्रोसेस है। इसका प्रोसीजर भी सिमिलर है कि हम 24 आवर यूरिन सैंपल लेंगे और साथ में उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्रिएटिन कंसंट्रेशन भी लेंगे, और उसका सेम फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे U/V/P से। अब इसके प्रोसीजर में वो ऊपर वाले जो स्टेप था वो हट गया कि हमने इनुलिन एडमिनिस्टर किया और स्टडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव किया। अब जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है ना वो स्लाइटली ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है इसका, इसलिए हमें यहाँ पे जीएफआर की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, लेकिन हम उससे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो काम है वो इजीली हो जाता है, इसलिए हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस ही प्रेफर करते हैं। जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। तो जो जीएफआर है वो कैसे रेगुलेट होता है, तो जो जीएफआर है वो 3 तरीके से रेगुलेट होता है। एक होता है ऑटो रेगुलेशन, दूसरा होता है न्यूरल रेगुलेशन, और थर्ड होता है हार्मोनल रेगुलेशन। जो ऑटो रेगुलेशन है ना वो भी 2 टाइप के होता है, एक होता है मायोजेनिक मैकेनिज्म, दूसरा होता है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। अब मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा बीपी है वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, वो हमेशा प्रॉपरली कांस्टेंट नहीं रहता 120/80। अब जब ब्लड प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो जीएफआर भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर के चेंजेस से जीएफआर पे इतना इफेक्ट नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर चेंज होता है वैसे वैसे जो हमारी बॉडी है उस प्रेशर चेंज को अडेप्ट कर जाती है। और वो कैसे करती है, मान लेते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है और इफेरेंट आर्ट्रियोल है उसके जो वॉल्स है ना उस पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे, इस प्रेशर चेंज को डिटेक्ट कर लेंगे,
और जो वस्कुलर मायोएपिथेलियम है, मायोएपिथेलियम यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अराउंड मसल्स की लेयर है, वहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और इवेंचुअली उन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका ल्यूमेन और इफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमेन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, किडनी के अंदर जितना भी ब्लड आ रहा है ना उसको हम रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारी बॉडी जो किडनी है उनके अंदर ब्लड कम आएगा तो ब्लड फिल्टर भी कम होगा। तो अगर रीनल ब्लड फ्लो कम होता है ना तो जीएफआर भी यहाँ से कम हो जाता है। तो ऐसे हमारा जो जीएफआर है वो रेगुलेट हो जाता है। ये था मायोजेनिक मैकेनिज्म, जहाँ पे बीपी चेंजेस, जैसे कि अगर बीपी इंक्रीज होता है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता और रिड्यूसिंग जीएफआर होता, वैसे डिक्रीज इन बीपी पे वेसो डायलेशन होता और इंक्रीज इन जीएफआर देखने को मिलता। अब ऐसा का ऐसा ही एक मैकेनिज्म और है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि जो जीएफआर है ना वो रिड्यूस हुआ है। अब जीएफआर रिड्यूस हुआ है तो जो फिल्ट्रेट होगा ना वो ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत ही धीरे धीरे पास होगा। अब जब ट्यूब्यूल के अंदर वो धीरे धीरे पास होगा तो ट्यूब्यूल के अंदर जो मेन सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब जब फिल्ट्रेट धीरे धीरे पास होगा तो जो सोडियम और क्लोराइड का जो आयंस का रीअब्जॉर्प्शन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मैक्यूलर डेंसा एक सेल्स होते हैं डीसीटी के अंदर, वहाँ तक फिल्ट्रेट पहुँचते पहुँचते सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, जिसको ये सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना उसका डायलेशन करा देते हैं, जिससे कि जीएफआर वापस बढ़ जाता है। और सेम वाइस वर्सा भी होता है कि अगर जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन मतलब जीएफआर कम है तो जो जीएफआर ज़्यादा है तो जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा तो सेम जो मैक्यूलर डेंसा है उसको डिटेक्ट कर लेंगे और एफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, हाई सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन कॉजेज एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शन रिड्यूसिंग जीएफआर और वाइस वर्सा। तो जो हमारा ये है हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम और यहाँ पे प्रेजेंट होता है जेजी एपेरेटस और इसी में जो डीसीटी वाला पार्ट है ना वहाँ प्रेजेंट होते हैं मैक्यूलर डेंसा सेल्स। अगर जीएफआर कम है तो NaCl भी कम होगा, उसको ये डिटेक्ट कर लेंगे और एफरेंट आर्ट्रियोल के बिल्कुल पास में होते तो करा देंगे इसका वेसो कंस्ट्रिक्शन वेसो डायलेशन, जिससे कि जो जीएफआर है वो वापस जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। और वाइस वर्सा कि अगर जीएफआर ज़्यादा है तो NaCl भी ज़्यादा होगा और NaCl ज़्यादा तो ये करा देंगे वेसो कंस्ट्रिक्शन, जिससे कि वैसे जीएफआर कम हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो जीएफआर है वो ऑटो रेगुलेशन में रहता है। अब सेकंड रेगुलेशन होता है न्यूरल रेगुलेशन। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना वो मेनली इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन करता है और साथ में वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा एफरेंट आर्ट्रियोल का, जिसकी वजह से जीएफआर रिड्यूस हो जाएगा। अब जो थर्ड और लास्ट हमारा रेगुलेशन है वो है हार्मोनल रेगुलेशन। अब हार्मोन्स में आपको कुछ हार्मोन्स याद करने पड़ेंगे जो कि जीएफआर बढ़ाते हैं और कम करते हैं। अब जो ये हार्मोन्स है ना, एंजियोटेंसिन, हिस्टामिन, एंडोथिलिन, एडिनोसिन, ये क्या करते हैं, जीएफआर को कम करते हैं। और वहीं जो दूसरे हार्मोन्स है डोपामिन, एएनपी, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रैडिकाइनिन, ये जीएफआर को बढ़ाते हैं। तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ऊपर थ्योरी लिखी है वो भी आप पढ़ सकते हो कि कुछ के मैकेनिज्म लिखे हुए हैं। अगर आप ये सारे भी याद नहीं करना चाहते ना तो एंजियोटेंसिन, हिस्टामिन, डोपामिन, एएनपी, ये चार तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है।